मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या सारे बच्चे आ चुके हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बस एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, जरा चेक कर लेते हैं मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चले क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी इस ड्रॉपर बैच में मैं गोगी सर पूरे साल आपके साथ रहूंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि बेटा नीट में हमारा परफॉर्मेंस सुपर से भी ऊपर हो। पर उसके लिए आपको साल भर एकदम ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्लास ईमानदारी से अटेंड करना होगा, और हर वो चीज जो एक टीचर आपको बताता है उसे फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो एक चैप्टर हमने पूरा कर लिया। अभी हम लोगों ने कल ही एक चैप्टर पूरा किया। चैप्टर का नाम था परमाणु संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी उस चैप्टर में, बहुत सारी चीजें हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। अब आज हम एक क्लास 12 का एक चैप्टर लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं। क्लास 12 का एक चैप्टर बेटा विलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने अभी अभी कुछ दिन पहले ही आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच में हैं, तो बेटा आपने विलियन चैप्टर जो है जरूर पढ़ा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इस चैप्टर के एक एक लॉजिक मैं आपको डीपली बताऊंगा, क्वेश्चंस बनाएंगे, देखते हैं ये चैप्टर हम किस हद तक जो है इस चैप्टर में कमांड बना सकते हैं। बस एक ही चीज का अपेक्षा करता हूं आप लोगों से, बस हर एक क्लास ईमानदारी से अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और जो कमेंट में आप डाउट पूछते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही मैं कोई टॉपिक को कंप्लीट करता हूं तो मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन के पास जाऊंगा और आपके कमेंट देखूंगा। क्लास के बीच में जब मैं बोल रहा होऊंगा और आप कमेंट करेंगे तो उस समय देख पाना संभव नहीं होता। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, जैसे ही कोई टॉपिक को मैं कवर करता हूं और कहता हूं कि बताओ बेटा कोई डाउट तो नहीं है, ये कह के जब मैं स्क्रीन के पास जाऊंगा तभी प्लीज अपना डाउट पूछेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर शुरू करने वाले चैप्टर का नाम बेटा विलियन, और इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर है। आज इस चैप्टर का हम करने वाले हैं बेटा फर्स्ट लेक्चर। आज हम इस चैप्टर का करेंगे लेक्चर नंबर 1। आज हम इस चैप्टर करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 1। आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, तो इस चैप्टर में किस तरह की चीजें हमको पढ़नी है, इस पूरे चैप्टर में क्या है पढ़ने को, इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से थियरीज हमको पढ़ने हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर का परिचय दे दूं, फिर उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा इस चैप्टर में पूरे इस तरह के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में इस तरह के टॉपिक पढ़ने हैं। पहले हम आज के क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा हेनरी का नियम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। अगर समय मिल जाता है तो हम आगे वाष्प दाब को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, पर यह तो है कि आज हेनरी लॉ पूरा हम समझ लेंगे। अब आखिर हेनरी लॉ क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले इसको एक बार देख लीजिए। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे बेटा, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए फिर एक एक करके मैं सारे टॉपिक आपके सामने क्लियर करता हूं। याद रखिए, बार बार बोल रहा हूं, आप ड्रॉपर बैच में बैठे हैं, यानी कि 11-12 पढ़ के आए हैं, तो एक बार हमेशा कोशिश किया करो बेटा कि जब भी कोई चैप्टर चालू करते हैं हम लोग, या जो भी टॉपिक, अब ये तो मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर ही दिया है, तो हर दिन आपको पता चलता रहेगा कि आज हमने क्या पढ़ा, कल हम क्या पढ़ेंगे। तो कोशिश किया करो कि किसी भी क्लास चालू होने के पहले कम से कम आधा घंटा आप उस टॉपिक को ना पहले से पढ़ लिया करो। एक बार आपने ये पहले पढ़ा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, अगर आप पहली बार ये सब पढ़ रहे होते तो फिर तो ये संभव नहीं था। पर क्योंकि आप क्लास 11-12 पढ़ के आए हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आपका क्लास चालू होने का समय आए उसको ठीक आधे घंटे पहले थोड़ा सा ना उस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे हल्का सा देख लेना है, ताकि जब टीचर आपको कोई चीज समझाए
तो आपके लिए समझना और आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम। तो आखिर हेनरी का नियम क्या होता है, आखिर हेनरी का नियम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बेटा। हेनरी के नियम को समझाने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, विलियन। विलियन कैसे बनता है सबको मालूम है। विलियन कैसे बनता है सबको मालूम है। जब एक विलेय और विलायक को हम मिलाते हैं, जब एक विलेय और विलायक को हम मिलाते हैं तो विलियन तैयार हो जाता है। इसमें बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे, सबको पता है भाई, विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। और यह भी तो आपको पता ही है ना बेटा कि विलियन तभी बनेगा, विलियन तभी बनेगा जब आप ऐसे दो चीजों को मिलाओगे जो आपस में मिल सके, घुल सके। ये तो आपको पता है ना, विलियन बनाने के लिए पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आप ऐसे दो चीजों को ही आपस में मिलाओगे जो मिल सके, घुल सके, घुल मिल सके। अब आप पानी में तेल को तो नहीं मिला सकते ना, तो वहां तो विलियन बनेगा नहीं है जी। पानी में रेत को तो आप मिला नहीं सकते, सैंड को तो मिला नहीं सकते, घुलेगा नहीं, तो वहां तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसे दो चीजों को ही मिलाते हो जो आपस में घुल सके। जैसे कि पानी में नमक घोल दिए, पानी में यूरिया घोल दिए, पानी में शक्कर घोल दिए, पानी में मान लीजिए हम लोगों ने अल्कोहल डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया, तो ये सब ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं। तो इतना तो आपको भी पता है कि एक विलियन बनाने के लिए हमें ऐसे दो चीजों को ही मिलाना पड़ता है जो आपस में घुल सके, मिल सके। और यह भी आपको पता है कि विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और विलेय की मात्रा कम होगी, यह भी हम जानते हैं। पर अगर मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि किस किस तरह के पदार्थों को हम विलियन के रूप में बदल सकते हैं, तो अब देखना, ये तो आपको कुछ हद तक पता ही है बेटा कि विलियन जो होता है, गौर सुनेंगे बेटा, जब हम बात करते हैं विलियन की, तो आपको यह तो पता है कि जब विलियन शब्द सुनते हैं हम लोग, तो विलियन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। ओके, हां सर, जानते हैं हम इस बात को। क्या होता है बेटा, विलेय और विलायक, है ना। क्या होता है हमारे पास बेटा, हमारे पास होता है विलेय और विलायक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन अब क्वेश्चन है, कौन बनेगा मेरा सॉल्यूट, कौन बनेगा मेरा सॉल्वेंट। तो गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। विलेय आप क्या ले सकते हैं, विलायक आप क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा मैं। अक्सर विलेय जब सुनते हैं तो बेटा विलेय जो होता है वो एक ठोस भी हो सकता है, वो एक द्रव भी हो सकता है, और वो एक गैस भी हो सकता है, वो एक गैस भी हो सकता है, हां जी हो सकता है। पर जब विलायक सुनते हैं, जब हम विलायक सुनते हैं, तो विलायक, आप यकीन कीजिए, विलायक सुनने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है द्रव। विलायक सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है द्रव, और उसमें भी सबसे पहले आता है जल, उसमें भी सबसे पहले आता है जल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बेटा विलायक जो होता है, विलायक, आप यकीन नहीं करेंगे, विलायक भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। विलायक भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। पर इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम आप इंग्लिश की पुस्तक में देखना बेटा, इंग्लिश की पुस्तक में इस चैप्टर का नाम लिखा है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। स्पेशली फोकस किया गया है इस चैप्टर का, विलियन नाम तो है, पर इंग्लिश की पुस्तक में खोल के देखना, उसमें लिखा रहता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि हम इस चैप्टर में ऐसे विलियन बनाएंगे जो लिक्विड स्टेट में होंगे, और विलियन को लिक्विड स्टेट बनाने के लिए आपको विलायक द्रव ही लेना पड़ेगा। तो याद रखना, भले ही मैंने आपको बता दिया कि विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, पर इस चैप्टर में आपको विलायक द्रव ही लेना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड ही लेना पड़ेगा, लिक्विड ही लेना पड़ेगा। अब बेटा विलायक बहुत सारे होते हैं, जल तो होता ही है, विलायक जल तो होता ही है, ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉल्यूइन, ऐसे बहुत सारे विलायक होते हैं। गौर से सुनना बेटा, विलायक बहुत सारे होते हैं, जल तो होता ही है, अल्कोहल भी होता है, ईथर भी होता है, एसीटोन भी होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टॉल्यूइन, एसीटोन, ऐसे ना जाने कितने सारे विलायक होते हैं। और इस चैप्टर में आगे चल के आप
कई प्रकार के विलायक देखेंगे। पर मैं आपको बता दूं विलायक तो बहुत सारे होंगे, पर अभी चैप्टर को शुरुआत करने के लिए, अभी चैप्टर का शुरुआत करने के लिए हम किसको अपना विलायक लेके चलेंगे बेटा? जल को। हम अपना किसको विलायक लेके चलेंगे? जल को। जल को समझना आसान होता है, जल पर अध्ययन करना आसान होता है, तो इसीलिए याद रखना हम चैप्टर का शुरुआत करेंगे जल के साथ, फिर बाद में धीरे धीरे जल के अलावा जो दूसरे विलायक होते हैं वो भी आपके सामने आते जाएंगे। तो चलिए, अब ये तो तय हो चुका है कि विलायक के रूप में मैं किसको लेने वाला हूं बेटा? जल को। विलायक के रूप में जल को लूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ठोस के रूप में किसको लूं, द्रव के रूप में किसको लूं और गैस के रूप में किसको लूं जिसको जल में मुझे घोलना है? तो बेटा बहुत सारे ऐसे ठोस होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि कोई भी लवण, शक्कर आप ले सकते हैं बेटा, शक्कर आप ले सकते हैं बेटा, यूरिया आप ले सकते हैं। ये सब कई ऐसे ठोस है जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। कई ऐसे द्रव हैं, यानी कि एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे कई पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं और जो पानी में घुल जाते हैं। अब बात करते हैं गैस की। अब बात करते हैं बेटा गैस की। तो आपको पता है ठोस पानी में घुलते हैं, यह बात बहुत पहले से लोगों को पता है। द्रव पानी में घुलता है, यह बात भी बहुत पहले से लोगों को पता है। पर आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 150 साल पहले तक लोगों को लगता था कि गैस पानी में नहीं घुलता, पर धीरे धीरे लोगों ने जब अध्ययन किया तो उनको समझ में आने लगा कि लगता है गैस भी पानी में घुलता है। लोगों ने इस बात को समझना चालू किया और इस बात पे विश्वास करना चालू किया कि गैस भी पानी में घुलता है। पर इसकी कोई पुख्ता जानकारी हमको नहीं मिल पा रही थी कि भाई गैस अगर पानी में घुलता है तो कितने मात्रा में घुलेगा, उसको घोलेंगे कैसे, गैस को पानी में घोलते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे थे। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम हेनरी। तो बेटा गैस पानी में घुलता है, इस बात की पुख्ता जानकारी सबसे पहली बार विलियम हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो गैस पानी में घुलता है, पर इतनी आसानी से नहीं घुलता है। गैस को पानी में घोलने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। गैस को पानी में घोलना आसान नहीं होता, पर उसको घोला जा सकता है। कैसे घोलेंगे? कुछ शर्तें होती हैं, उसी शर्तों के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, गैस पानी में घुलता है, यह बात धीरे धीरे समझ में आना चालू हो चुका था। पर गैस कितने मात्रा में घुलेगा, गैस को घोलेंगे कैसे, कौन सा गैस ज्यादा घुलेगा, कौन सा गैस कम घुलेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। पर पहला प्रश्न यह उठता है कि गैस पानी में घुलता कैसे है। सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि गैस पानी में घुलता कैसे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं गैस पानी में कैसे घुलता है। उसके बाद फिर बताऊंगा कि गैस को पानी में घोलने के लिए दिया गया हेनरी नियम कैसे काम करता है। याद रखना, हेनरी का नियम को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि गैस पानी में घुलता कैसे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बेटा। ये देखो, ये पानी के अंदर ये जल के अणु हैं। ये देखो बेटा, पानी के अंदर ये जल के अणु मैंने बना लिए। ये देखिए, ये देखो, ये मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने क्या किया, पानी के अंदर जो जल के अणु होते हैं उनको मैंने यहां पर बना लिया। ठीक है, ठीक है। और आपको ये तो पता होगा ना बेटा कि जल के जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जल के जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं इतना तो आपको पता होगा बेटा। जल के जो अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। और आपने एक चीज नोटिस किया क्या, यहां देखो बेटा, बीच बीच में गैप बना है, यहां बीच बीच में गैप बना है, और इसी गैप के कारण गैस पानी में घुल जाता है। गौर सुनो बेटा, इसी गैप के कारण गैस पानी में घुल जाता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कोई गैस आप जानते हैं जो पानी में घुलता है? जरा मुझे बताएंगे, मुझे एक दो एग्जांपल बताओ बेटा, मुझे एक दो एग्जांपल बताओ गैस का जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो पानी में घुलता है। बताइए कोई ऐसा गैस जिसके बारे में आप जानते हैं जो पानी में घुलता है। बताइए बेटा, कोई भी ऐसा गैस जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो पानी में घुलता है। हाँ हाँ, एग्जांपल बताओ, कोई भी एग्जांपल दीजिए।
ओके ओके, जितेंद्र जी ने आंसर दे दिया है, रागिनी जी ने आंसर दे दिया है। CO2, CO2 सबसे आसान जो उदाहरण सुनने और देखने को मिलता है वो है CO2। सबसे आसान उदाहरण हमारे दिमाग में जो आता है वो है बेटा CO2, करेक्ट? हां, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबसे सरल होता है समझने में। ठीक ठीक ठीक। तो अब आप सबको पता है कि CO2 पानी में घुलता है, आप सबको पता है कि CO2 पानी में घुलता है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब सुना बेटा, अब सुना, CO2 पानी में कैसे घुल जाता है, CO2 पानी में कैसे घुल जाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं। असल में होता क्या है, पहली बात तो ये कि CO2 पानी में अपने आप नहीं घुलेगा। CO2 पानी में अपने आप नहीं घुलता। अगर आप CO2 को पानी में घोलना चाहते हैं, अगर आप CO2 को पानी में घोलना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा प्रेशर, दाब लगाना पड़ेगा, आपको दाब लगाना पड़ेगा बेटा। तो जब CO2 के ऊपर प्रेशर लगाओगे, जब CO2 के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो CO2 क्या होता है, अंदर चला जाता है। CO2 अंदर चला जाता है और अंदर जाके इस गैप में फंस जाता है। ये देखो, CO2 अंदर गया और अंदर जाके गैस से इस गैप में फंस गया। तो बेटा CO2 को जैसे आप प्रेशर लगाते हो ना, वो अंदर जाता है और इस गैप में फंस जाता है। अब इस गैप में जब वो फंस जाएगा तो फंसने के बाद कुछ देर, कुछ सेकंड के लिए वो वहां पर रहता है और फिर धीरे से CO2 जल के साथ क्रिया कर लेता है। तो CO2 जब जल के साथ क्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जब CO2 जल में घुलता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जब SO2 पानी में घुलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। पर यह जरूरी नहीं है, ध्यान देना, यह जरूरी नहीं होता कि कोई गैस पानी के अंदर जाए और पानी से क्रिया कर ही ले, यह जरूरी नहीं होता है। वो तो गैस के प्रकृति पर निर्भर करेगा, वो तो गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। कुछ गैस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर जाएंगे और फंस जाएंगे और फंसे रहेंगे, बस फंसे रहेंगे। और कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर जाएंगे, पहले फंस जाते हैं और फंसने के बाद वो जल के साथ क्रिया करके कोई दूसरा पदार्थ बना देंगे। पर यहां पर हम रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा कि गैस को अंदर आपने भेजा कैसे, गैस को आपने अंदर कैसे भेजा। तो गौर सुनना, जब किसी गैस को हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस पानी के अंदर जाता है और वहां अंदर जाके फंस जाता है। इस प्रकार से आप गैस को पानी में घोल सकते हैं। कोई भी गैस अपने आप पानी में नहीं घुलता, प्रेशर लगाओगे तभी घुलेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेशर लगाने से अगर गैस घुल जाता है, सुनना ध्यान से, अगर प्रेशर लगाने से गैस पानी में घुल जाता है तो हमारे दिमाग में ज्यादा एग्जाम्पल क्यों नहीं है, हमें ज्यादा एग्जाम्पल के बारे में क्यों नहीं पता है। जब मैंने पूछा चलो किसी ठोस के बारे में बताओ, किसी ठोस के बारे में बताओ जो पानी में घुलता है, तो आपके दिमाग में ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे। NaCl, KCl, KBr, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लवण बहुत सारे होते हैं, शुगर होता है, यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, ये सब पानी में घुलते हैं। तो हमको ठोस के बहुत सारे एग्जाम्पल पता है जो पानी में घुलते हैं। जब लिक्विड की बारी आई तो मुझे लिक्विड के एग्जांपल बताओ। बहुत सारे लिक्विड पानी में घुलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल है जी। इसके अलावा आप ले सकते हैं बेटा एल्कोहल ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं। तो बहुत सारे लिक्विड पानी में घुलते हैं। पर जब बारी आई गैस की, जब मैंने पूछा कौन सा गैस पानी में घुलता है, तो गिने चुने एग्जाम्पल आपने बताए, जैसे कि CO2 पानी में घुलता है, एक दो बच्चों ने बोला O2 यानी कि ऑक्सीजन पानी में घुलता है, एक दो बच्चों ने और बताया नाइट्रोजन पानी में घुलता है। बस तीन एग्जाम्पल। बेटा गैस को पानी में घोलने के लिए बस प्रेशर लगाना होता है, फिर वो गैस अंदर जाएगा और इस गैप में फंस जाएगा, वो गैस अंदर जाएगा और इस गैप में फंस जाएगा। तो जब गैस को फंसाना ही होता है, जब किसी गैस को फंसाना ही होता है, तो फिर मैं किसी भी गैस को फंसा सकता हूं। तो फिर ऐसे में तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होने चाहिए कि भाई हम इस गैस को भी घोल सकते हैं, उस गैस को भी घोल सकते हैं, उस गैस को भी घोल सकते हैं। हां, तो सुनो ध्यान से, आप किसी भी गैस को पानी में घोल सकते हैं, आप किसी भी गैस को पानी में घोल सकते हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है सर कि हमको एग्जाम्पल क्यों नहीं पता। बेटा आपको एग्जाम्पल इसलिए नहीं पता, पहली बात तो ये
कि रोजमर्रा के जीवन में गैस पानी में घुले हुए अवस्था में आपको कम मिलते हैं। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में गिने चुने गैस को ही पानी में घुला हुआ देख पाते हो या सुनते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जब एसिड रेन होता है, तो SO2 पानी में घुलता है, ऑक्सीजन पानी में घुलता है, नाइट्रोजन पानी में। ये 2-4 एग्जाम्पल आपने सुना है या पढ़ा है, पर बाकियों के बारे में आपने सुना नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। बाकियों के बारे में आपने सुना नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। पर सभी गैस पानी में घोले जा सकते हैं, सभी गैस पानी में घोले जा सकते हैं। बस एक ही शर्त है, क्या? लगाना पड़ेगा प्रेशर, लगाना पड़ेगा प्रेशर। तो जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर लगाते ही गैस पानी में घुल जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सर सभी गैस पानी में घुलते हैं क्या? हां, सभी गैस पानी में घुलते हैं, लेकिन कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनका पानी में घुलने का क्षमता ज्यादा होता है, और कुछ गैस ऐसे होते हैं जिनका पानी में घुलने का टेंडेंसी कम होता है। अब ये कैसे पता लगाऊंगा सर? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस पानी में जल्दी घुलेगा, कौन सा गैस पानी में कम घुलेगा? तो उसको पता लगाने का सिंपल तरीका है। ये देखो बेटा, ये देखो O2, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब ऐसे गैस हैं, नियॉन, ये सब ऐसे गैस हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते। वहीं पर CO2, SO2, SO3, NO2, ये सब ऐसे गैस हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो सर फर्क क्या है इनमें और इनमें? आप देख सकते हो बेटा, ये थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। तो जानते हो छोटे मॉलिक्यूल मतलब इनका अणु भार कम है, इनका अणु भार कम है, इनका अणु भार, इनका अणु भार, मॉलिक्यूलर मास कम है। और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, यानी कि इनका अणु भार ज्यादा होता है। तो अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि छोटे अणु जो होते हैं वो आसानी से नहीं घुलते, और जो बड़े होते हैं अणु वो आसानी से घुल जाते हैं। यानी कि छोटे अणुओं को पानी में घोलने के लिए दाब बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए। और जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको घोलना थोड़ा आसान होता है, तो इनके लिए प्रेशर का मान कम चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है सर, चलो वो भी आपको बता देता हूं, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये बताओ बेटा, ये बताओ, यहां जल के अंदर जो गैप बना है, ये जो बड़े बड़े अणु होते हैं, जब वो अंदर जाते हैं ना बेटा, तो एकदम जाके फिट बैठ जाते हैं। इनका आकार बड़ा होता है तो अंदर जाके वो एकदम अच्छे से फिट बैठ जाते हैं, तो वो आसानी से घुल जाते हैं, और ये छोटे छोटे अणु हैं, तो बेटा ये छोटा अणु है, अंदर जाके ठीक से फिट नहीं बैठेगा, तो उसको फिट बिठाए रखने के लिए दाब ज्यादा देके रखना पड़ता है। ये कहीं निकल के भाग ना जाए, वैसे भी गैस को पानी में घुलना पसंद नहीं है, गैसों को पानी में घुलना पसंद नहीं है। आपने तो जबरदस्ती किया है, क्या करके? प्रेशर देके, आपने तो प्रेशर देके जबरदस्ती किया है। तो बेटा CO2 के ऊपर जब मैंने प्रेशर लगाया तो वो खुशी खुशी अंदर चला गया, क्योंकि इसका आकार थोड़ा बड़ा है, इस गैप में वो फंस जाएगा। हालांकि वो अंदर चला तो गया है, CO2 अंदर तो चला गया है, लेकिन अगर आप दाब हटाओगे तो ये भी निकल के भाग जाएगा, लेकिन O2 इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो अंदर जब रहेगा, O2 जब अंदर रहेगा तो बेटा वो एकदम छोटा होने की वजह से इस बड़े आकार वाले गैप में फंस नहीं पा रहा है, तो उसको जबरदस्ती फंसा के रखने के लिए हमने प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर हटाओगे तो तुरंत भाग जाएगा। तो याद रखना, जो बड़े बड़े अणु भार वाले यौगिक होते हैं इनको जल में घोलना आसान होता है, और जो छोटे होते हैं उनको जल में घोलना थोड़ा मुश्किल होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए, इतने पर आधारित अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, बताइए। तो इतने पे आधारित अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। प्रेशर किस चीज से दिया जाता है? आयुष राजपूत जी पूछ रहे हैं, प्रेशर किस चीज से दिया जाता है? बेटा प्रेशर देने के लिए प्रेशर सिलेंडर्स बने होते हैं, उस सिलेंडर के माध्यम से
उसको हम प्रेशर को अंदर भेजते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, अन्नू जी पूछ रहे हैं, सर एसपीडीएफ में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? बेटा परमाणु संरचना चैप्टर में हमने विन्यास किया था ना, वो तो बताया था बेटा मैंने। अच्छा, शालिनी जी पूछ रही हैं, सर 11th क्लास के एटम के बाद सीधा 12th क्लास का विलियन चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा आप ड्रॉपर बैच में हैं, पता है ना आपको, और ड्रॉपर बैच का मतलब है 11 12 दोनों पढ़ेंगे और साथ साथ पढ़ना पड़ता है। आप ऐसा मत समझना कि 11 का पूरा पढ़ाएंगे फिर 12 का, ऐसा नहीं होगा। ड्रॉपर बैच में एक चैप्टर 11 फिर 12 11, ऐसा मतलब मैनेज करके चलेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरा 11 पढ़ेंगे फिर 12 पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए 12 चैप्टर, ये चैप्टर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। खुशबू ठाकुर जी पूछ रहे, सर वो जो गोला बनाए उसे क्या बोलते हैं? ये जो गोला बनाए यानी कि इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? खुशबू जी क्या आप ये पूछ रहे हैं बेटा, इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? बेटा इस खाली स्थान को बोलते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी रिक्तियां। अंतराकाशी रिक्तियां मतलब अणुओं के बीच में ये जो गैप होता है ना, इसको अंतराकाशी रिक्तियां बोलते हैं। इंग्लिश में ज्यादा कठिन नाम है इसका, इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इंटरस्टिशियल गैप बोलते हैं, हिंदी में इसको अंतराकाशी रिक्तियां बोलते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे अणु जल में जल्दी नहीं घुलते और बड़े वाले जल्दी घुलते। आपके पुस्तक में लिखा है, आपके पुस्तक में लिखा है कि बड़े अणु भार वाले जल्दी घुलते हैं, पर पुस्तक में यह नहीं बताया है कि क्यों। पुस्तक में अभी जाके चेक करना, आप चेक करना, पुस्तक में यह नहीं बताया है कि बड़े अणु जल्दी क्यों घुलते हैं और छोटे अणु क्यों घुलते हैं। तो इसको समझाने के लिए मुझे ये आपको इसके पीछे का जो कारण है वो बताना पड़ा। तो अगर मैं ये नहीं बताता ना बेटा, अगर आप ये नहीं बताता मैं आपको, तो कभी नहीं जान पाते, आप कभी भी नहीं जान पाते कि छोटे अणु जल्दी क्यों नहीं घुलते और बड़े अणु जल्दी क्यों घुल जाते हैं। क्योंकि पुस्तक में तो लिखा है, पुस्तक में तो लिखा है कि वे सारे गैस जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी, उनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, उनका विलेयता ज्यादा होता है। पर क्यों? क्यों? तो पुस्तक में दिया नहीं है कि बड़े बड़े अणु जल्दी क्यों घुल जाते हैं। तो उसको बताने के लिए उसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि गैस पानी में घुलता है, हम ये तो समझ गए कि गैस पानी में घुलता है, लेकिन कितने मात्रा में घुलेगा, कितने मात्रा में घुलेगा, और गैस को पानी में घोलने के लिए कितना प्रेशर देना पड़ता होगा, गैस को पानी में घोलने के लिए कितना प्रेशर देना होता है, कितना प्रेशर देना होता है, यह सब का सटीक गणना अगर आपको करना है तो उसी के लिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, उसी के लिए अब आपको यहां पर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा सर? हमें पढ़ना होगा हेनरी का नियम। तो चलिए हेनरी का नियम अब यहां पर स्टार्ट करते हैं बेटा। विलियम हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि गैस को पानी में घोल सकते हैं, बस प्रेशर लगाना पड़ेगा। इन्होंने क्या बताया? किसी भी गैस को पानी में घोल सकते हैं, बस हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतना ही ज्यादा पानी में घुलेगा, उतना ही ज्यादा गैस पानी में घुलेगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या बोलता है बेटा? हेनरी का जो नियम है वो क्या बोलता है सुनेंगे। हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम क्या कहता है जरा गौर सुनेगा। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस को पानी में घोला जा सकता है, किसी भी गैस को पानी में घोला जा सकता है, बस शर्त है कि आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, बस ये शर्त है कि आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर से देखना बेटा। मान लो कि मैंने यहां पर एक बर्तन ले लिया, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। मान लो कि मैंने यहां पर एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन के अंदर मैंने पानी ले लिया, ये देखो इस बर्तन में मैंने जल ले लिया, ठीक है, इस बर्तन के अंदर मैंने जल ले लिया बेटा, पानी ले लिया, और अब मैं इसके अंदर किसी गैस को घोलूंगा, इसके अंदर मैं किसी गैस को घोलूंगा,
अब गैस को पानी में घोलने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हां भाई हम प्रेशर भी लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो गैस पानी में घुल जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या चीज से दर्शाते हैं बेटा? एन से दर्शाते हैं। मोलों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। तो ये बताओ उस बर्तन के अंदर पहले पानी था, उस बर्तन के अंदर पहले पानी था, तो पहले किसके मोल रहे होंगे? जल के मोल रहे होंगे। तो बेटा जल के मोल को हम NW से दर्शाएंगे, जल के मोलों को NW से दर्शाएंगे, और गैस के मोल को हम NG से दर्शाएंगे, NG से। ठीक है, तो अब बताओ पहले उस बर्तन में सिर्फ पानी था, तो अंदर सिर्फ किसके मोल रहे होंगे? जल के मोल रहे होंगे, है ना? पहले पानी के अंदर सिर्फ जल के मोल रहे होंगे। देखो जल के मोल, तो आप देख सकते हैं कि आपको अंदर सिर्फ जल के मोल दिखाई दे रहे हैं, आपको सिर्फ अंदर जल के मोल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने प्रेशर लगाया तो बेटा गैस पानी में आ गया। अब गैस अगर पानी में आ जाएगा, गौर से सुनना, अब अगर गैस पानी में आ जाएगा तो पानी के अंदर अब आपको और किसके मोल्स दिखाई देंगे? गैस के मोल्स दिखाई देंगे। ये देखो बेटा ये गैस के मोल हैं। अब आप देख सकते हो अंदर में गैस के मोल्स भी हैं बेटा, अब आप देख सकते हो अंदर में गैस के मोल्स भी हैं। तो जैसे ही तुमने प्रेशर लगाया तो गैस के मोल अंदर पहुंच गए। अब गैस के मोल बढ़ गए तो गैस का मोल प्रभाज बढ़ जाएगा। मोल अंश जानते ना क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, मोल अंश क्या होता है? मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज क्या होता है बेटा? क्या होता है? मोल अंश को हम x से दर्शाते हैं। पढ़े हो ना, 11वीं 12वीं दोनों में पढ़े हो। मोल अंश को x से दर्शाते हैं। और बेटा मोल अंश कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास दो पदार्थ है, A और B नाम का दो पदार्थ है, और किसी ने बोला चलो A का मोल अंश निकालो। तो A का मोल अंश कैसे निकालोगे? A की मोलों की संख्या और नीचे क्या लोगे बेटा? A की मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या। ऐसे ही निकालते हैं ना बेटा मोल अंश। याद है ना आप लोग को? किसी भी पदार्थ का मोल अंश निकालने का फॉर्मूला है। अगर कोई बोलेगा चलो B का मोल अंश निकालो, कोई अगर आपको बोलेगा B का मोल अंश निकालो, तो कैसे निकालोगे बेटा? तो अगर आपको B का मोल अंश निकालना है तो B का मोल अंश निकालने के लिए क्या करोगे? ऊपर लोगे B के मोलों की संख्या और नीचे लोगे A और B दोनों की मोलों की संख्या। तो बेटा मोल अंश हमें क्या बताता है? मोल अंश हमें यह बताता है कि किसी भी विलयन में किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या किस अनुपात में है। मोल अंश हमें यह बताता है कि किसी भी विलयन में किसी एक पदार्थ का मोलों का कहना चाहिए अनुपात, योगदान कितना है, उसको मोल अंश बोलते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ, यहां पर जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो गैस पानी में घुलने लगा, यानी गैस का विलेयता बढ़ रहा है, और बताओ बेटा, गैस का विलेयता कितना बढ़ेगा? जितना प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैस पानी में घुलेगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा गैस पानी में घुलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या? कि किसी भी गैस का जो विलेयता है, ध्यान देना बेटा, किसी भी गैस का जो विलेयता है, वो समानुपाती होगा किसके? प्रेशर के। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस पानी में उतना ही ज्यादा घुलेगा। और मैं आपको बता दूं, विलेयता को मोल अंश के रूप में नापा जाता है, मोल अंश के रूप में नापते हैं। तो अगर मैं कहूंगा गैस का विलेयता, तो इसका मतलब बेटा गैस का विलेयता मतलब गैस का मोल अंश। तो इस चैप्टर में
इस चैप्टर में जब भी कोई आपको बोलेगा ना गैस का विलेयता ज्ञात करो, गैस का सॉल्युबिलिटी ज्ञात करो, तो समझ आना आपको गैस का मोल अंश निकालना है। जब भी आपको बेटा, जब आप न्यूमेरिकल बनाते हो ना, तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान से समझना पड़ता है। फॉर्मूला में किस चीज को क्या बोलते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उस फॉर्मूला के पीछे के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखना होता है। तो गौर सुनेंगे, आप अपना एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी में दिया है गैस का विलेयता ज्ञात करो, गैस का विलेयता ज्ञात करो। तो गैस का विलेयता ज्ञात करने बोलेगा तो क्या ज्ञात करेंगे? मोल अंश ज्ञात करेंगे, क्योंकि विलेयता को हम मोल अंश के टर्म में नापते हैं। तो बेटा गैस का विलेयता यानी गैस का मोल अंश, जो किसके समानुपाती है? प्रेशर के समानुपाती है। तो इससे आप क्या समझे? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस का मोल अंश बढ़ेगा। अच्छा, गैस का मोल अंश बढ़ेगा इसका मतलब समझ रहे हो? गैस का मोल अंश बढ़ेगा उसका मतलब समझ रहे हो? प्रेशर लगाए, पहले यहां जल के मोल थे, पहले यहां जल के मोल थे, प्रेशर लगाया तो अब गैस के मोल भी आ गए। अब गैस के मोल आ गए, गैस के मोल बढ़ रहे हैं, गैस के मोल बढ़ेंगे तो गैस का मोल अंश बढ़ेगा, गैस के मोल बढ़ेंगे तो गैस का मोल अंश बढ़ेगा। तो धीरे धीरे गैस का मोल अंश बढ़ रहा है, और गैस का मोल अंश जब बढ़ता है तो बोलते हैं विलेयता बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो हम यहां पर एक कांस्टेंट साइन देते हैं बेटा के, यहां पर हम एक कांस्टेंट साइन देते हैं के, यहां पर हम एक कांस्टेंट साइन देते हैं के। और ये जो के होता है उसको अगर आप यहां पर नीचे ले आते हो, के को नीचे ले आते हो, तो अब ये समीकरण कुछ ऐसा हो जाएगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो 1/k होता है, ये जो 1/k होता है ना, इसको हम kh से भी दर्शाते हैं। ये जो 1/k होता है इसे हम kh से भी दर्शाते हैं, kh से भी दर्शाते हैं। और इस kh को बेटा, इस kh को ना हेनरी स्थिरांक कहा जाता है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और इसका कोई निश्चित मान नहीं होता, इसका कोई भी निश्चित मान नहीं होता, क्योंकि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग ताप पर इसका मान अलग अलग होता है, तो इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने क्या सिखाया? अभी मैंने यह सिखाया कि जितना ज्यादा प्रेशर तुम दोगे गैस का मोल अंश बढ़ेगा, गैस का मोल अंश बढ़ेगा यानी कि गैस का विलेयता बढ़ेगा। पहले यहां तक देखिए, कुछ पूछना तो पूछे, फिर सीधे आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। हेनरी नियतांक बोलते हैं या हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ बेटा, O3 भी पानी में घोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको और आगे सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा सर तो भाग में था, गुणा कैसे हो गया? भाग में था तो गुणा कैसे हो गया? बेटा वो 1/k था ना, उसको kh से दर्शाते हैं, 1/k को kh से दर्शाते हैं। ठीक है, गैस में कोई चेंज नहीं आता बेटा, गैस में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, मॉड्यूल बेटा, मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस वाले जो पार्ट हैं उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। सोमवार से आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगा। डीपीपीस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो
रैंकर स्टफ होता है, PYQ होता है, उसके वीडियोस आपको सोमवार से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। सर आप लोग कोई मेरा डाउट क्लियर नहीं करते हैं। निशा जी कह रहे हैं सर आप लोग कोई मेरा डाउट क्लियर नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं बेटा, बताओ क्या डाउट है आपको, मैं देख रहा हूं, फटाक से पूछो, फटाक से पूछो बेटा, क्या डाउट पूछना है आपको, मैं बता रहा हूं ना आपका डाउट, ठीक है, पूछो पूछो, बोलिए बोलिए, बोलो बेटा क्या डाउट पूछ रहे हैं आप। पलक जी क्या डाउट है आपको बताइए। क्या बोलो बेटा, सॉल्यूशन से पहले दे दोगे। हाँ ठीक है ना बेटा, बिल्कुल, बस ये इसी हफ्ते का दिक्कत है, फिर आपकी वीडियोस प्रॉपर टाइम पे मिल जाएंगे। मैं ही एक्चुअली वीडियो लेट में बनाया इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। शरीर में हीलियम गैस घुलता है कि नहीं। आंशिक रूप से घुलता है बेटा, आंशिक रूप से घुलता है, नहीं के बराबर। मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो आपको मिलेगा बेटा, मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना उसका आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। पलक जी उसका वीडियो आएगा बेटा। चलो चलो आगे बढ़ें, ठीक है, मैं बीच बीच में यहाँ पे कमेंट देखता रहूंगा। कई डाउट तो ऐसे होते हैं ना बेटा कि पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ते हैं तो वो डाउट क्लियर होता चला जाता है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, अब यहां देखो, यहां पर एक दो बच्चों को लगता है समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं यहां पर फिर से रिपीट कर देता हूं, जरा गौर से सुनना बेटा। असल में यहां पर हुआ यह है कि ये जो 1/k था ना, 1/k उसी को KH से दर्शाते हैं, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। 1/k को KH से दर्शाते हैं और इस KH को हेनरी स्थिरांक बोलते हैं बेटा, KH को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ Xg क्या है, गैस का मोल प्रभाज। Xg क्या है, गैस का मोल प्रभाज। अब अगर मैं कहूंगा गैस का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, गैस का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, तो बेटा यहां पर देखो गैस का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा। इस बर्तन के अंदर दो चीजें हैं, इस बर्तन के अंदर दो चीजें हैं, गैस के मोल भी हैं, गैस के मोल भी हैं और जल के मोल भी हैं। इस बर्तन के अंदर दो चीजें हैं, गैस के मोल भी हैं और जल के मोल भी हैं। तो बेटा वहां पर दो दो चीजें हैं, गैस के मोल और जल के मोल। तो उस स्थिति में गैस का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे। अभी बताया था ना कि जब भी हमारे पास दो पदार्थ आ जाएं और किसी एक का मोल अंश निकालना होता है तो हम जिसका मोल अंश निकालते हैं उसके मोलों की संख्या को ऊपर लेते हैं, उसके मोलों की संख्या को ऊपर लेते हैं और नीचे क्या लेंगे बेटा, नीचे कुल मोलों की संख्या लेंगे, नीचे कुल मोलों की संख्या लेंगे। अब अगर यहां पर अगर आप यहां पर गैस का मोल अंश निकालेंगे तो कैसे निकालोगे बेटा, तो अगर यहां पर गैस का मोल अंश निकालोगे तो कैसे निकालोगे, गैस का मोल अंश। तो आप कहेंगे सर गैस की मोलों की संख्या प्लस जल की मोलों की संख्या। ये देखिए अब आपका फॉर्मूला ऐसा हो गया। मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने यहां पर गैस के मोल अंश के स्थान पे इसको लिख दिया, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मोल अंश कैसे निकालते हैं। जिस पदार्थ का मोल अंश निकालना होता है ऊपर में उसी का मोल लेते हैं और नीचे में कुल मोलों की संख्या लेते हैं। तो बेटा यहां पर दो चीजें हैं, गैस के मोल भी हैं और जल के मोल भी हैं। तो फिर क्या करेंगे, अगर गैस का मोल अंश निकालना है तो ऊपर गैस के मोल्स लेंगे और नीचे गैस के मोल्स और जल के मोल्स दोनों लेंगे। अच्छा अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको यह तो पता चल गया कि गैस के मोल अंश को आप कैसे लिखोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना होगा वो यह है कि हेनरी के नियम को जब हम पढ़ते हैं,
हेनरी के नियम को जब हम पढ़ते हैं तो कई बच्चे थोड़ा अलग सोच लेते हैं। क्या अलग सोच लेते हैं? भाई हेनरी ने क्या बोला है कि प्रेशर लगाएंगे तो गैस पानी में घुल जाएगा, प्रेशर लगाएंगे तो गैस पानी में घुल जाएगा। पर इस चक्कर में कई बच्चे ये सोच बैठते हैं कि क्या हम प्रेशर लगाते लगाते बहुत सारा गैस पानी में घोल सकते हैं, क्योंकि हेनरी ने कहा था कि गैस की मात्रा जल में कितना घुलेगा वो लगाए गए प्रेशर के समानुपाती होगा, यानी जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस पानी में उतना ही ज्यादा घुलेगा। ठीक था, ये ठीक था। पर बेटा इसका यह मतलब नहीं होता, इसका यह मतलब नहीं होता कि आप प्रेशर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ और दुनिया भर का गैस पानी में घोल दो, ऐसा नहीं होता। यानी कि गैस का पानी में घुलने का एक लिमिट होता है। तो अब जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको सुनना। गैस पानी में घुलता तो है, लेकिन अब गैस के अणुओं की संख्या और जल के अणुओं की संख्या के बीच चलो मुकाबला करवाते हैं। बेटा अंदर में जल के अणु थे, अंदर में पहले जल के अणु थे, अब गैस के अणु भी अंदर चले गए, अब गैस के अणु भी अंदर चले गए। तो अब सुनेंगे ध्यान से, जब गैस के अणु अंदर जाएंगे तो गैस के अणुओं की संख्या कितनी होगी और जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। चलो उन दोनों के बीच में तुलना करते हैं, तब पता चलेगा कि गैस पानी में कितना घुलता है, गैस पानी में कितना घुलता है। बात यहां गैस की नहीं है, बात यहां गैस की नहीं है, बात यहां पर किसी पदार्थ को पानी में घोलने की है, किसी भी पदार्थ को पानी में घोलने की है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपने कक्षा 11वीं में, कक्षा 12वीं में मोलरता मोललता ये सब पढ़ा होगा बेटा, मोलरता मोललता पढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मोलरता मतलब क्या होता है? मोलरता मतलब होता है किसी भी विलयन में मिलाए गए पदार्थ के मोलों की संख्या, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में मिलाए गए पदार्थ के मोलों की संख्या। मान लो मैंने पानी में शक्कर घोल दिया, कि पानी में नमक घोल दिया, कि पानी में यूरिया घोल दिया। तो ये बताओ बेटा, आप अगर कक्षा 11वीं में और 12वीं में न्यूमेरिकल बनाए होंगे, अगर आपने कक्षा 11वीं और 12वीं में न्यूमेरिकल बनाया है तो मोलरता का मान कितना आता था आपको अगर याद होगा, चलो मैं याद दिलाता हूं, हो सकता है कि कई बच्चों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा। अब कॉपी खोल के देखना, अब पुस्तक खोल के देखना, जितने भी न्यूमेरिकल मोलरता पर आधारित है, मोलरता मतलब क्या होता है? कितना पदार्थ पानी में घुलेगा उसी को मोलरता बोलते हैं, कितना पदार्थ पानी में घोला गया उसी को मोलरता बोलते हैं। तो जब आप पुराने प्रश्न देखोगे ना तो आप एक चीज नोटिस करोगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नोटिस किया हो या नहीं भी किया है, तो अब जैसे ही बताऊंगा आपको ना याद आएगा, हाँ ऐसा होता है। क्या? अगर आपको याद होगा, जितने भी न्यूमेरिकल मोलरता पर आधारित हमने बनाया है, उनके आंसर क्या होते थे? याद है बेटा आंसर क्या होते थे? उनके आंसर होते थे ऐसा कुछ 0.1 m, तो कभी 0.001 m, कभी 0.01 m, कभी कभी 0.2 m भी हो जाता था, कभी कभी 0.25 m भी होता था, पर बहुत कम 1 m होता था, बहुत कम 1 m होता है। और 1.2 या फिर 1.3 या फिर 1.5 तो बहुत रेयर केस में होता है। और बेटा 2 m तो आपने एक भी न्यूमेरिकल में नहीं निकाला है, चेक एक बार याद करो। कक्षा 11वीं में आपने ये पढ़ा है, 12वीं में आपने पढ़ा है, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल था आपका मोलरता वाला जिसे मोलरता का मान 2 हो? नहीं, 2 तक भी नहीं पहुंचते हम। तो इससे अंदाजा लगाओ कि पानी में किसी चीज को घोलना हमको लगता है कि आसान है, पर जब अणुओं की संख्या को जब हम ज्ञात करते हैं तो पता चलता है कि जल के अणुओं के सामने घोले गए पदार्थ के अणुओं की संख्या कुछ नहीं होता, ये तो नेग्लिजिबल होता है। तो कई बच्चे क्या सोचते पता है, अच्छा इतना सारा पानी है, इतना सारा शक्कर है, पर शक्कर भौतिक रूप में दिखता तो बहुत ज्यादा है, पर जब उसके अणुओं को गिनोगे ना बेटा, जब उसके अणुओं की संख्या गिनोगे तो जल के अणुओं की संख्या के सामने किसी भी घोले गए पदार्थ के अणुओं की संख्या मुकाबला नहीं कर सकती। देखो ना कितना छोटा है। ऐसी आंसर आता था आपका, ऐसी आंसर। कभी सोचे नहीं इस बारे में? कभी सोचे नहीं सर कभी आंसर 2 क्यों नहीं आता मोलरता का, कभी मोलरता का मान 3 क्यों नहीं आता? सोचना चाहिए आपको,
तो बेटा ये सारे डेटा इस बात को सिद्ध करते हैं कि कोई भी पदार्थ पानी में घुलता तो है पर बहुत भी नहीं घुलता, और घुलता भी है अगर मान लो बहुत सारा पदार्थ अगर पानी में घुल भी जाए तब भी उस घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है सर, जल के मोलों की संख्या कितनी होती है? जल की मोलों की संख्या कितनी होती है? भाई आपको पता है, आपने कक्षा 11वीं 12वीं दोनों में पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो आपने 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा, ये बोल के मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपने तो ये पढ़ा ही होगा, आगे बढ़ते हैं, आपने ये पढ़ा होगा आगे, ऐसा नहीं, आपने पढ़ा होगा ये कहता तो हूं पर याद भी दिलाता हूं कि आपने क्या पढ़ा था। तो बेटा अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं, 1 लीटर जल में, जानते हो बेटा जल की मोलों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 55.5 मोल। 1 लीटर जल में इतने सारे जल के मोल होते हैं। अब कल्पना करो, कोई तुलना है इसमें और इसमें? तो बेटा आप किसी भी चीज को पानी में कितना भी घोल दो, घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। जल के बहुत सारे मोल की संख्या होते हैं, यह फिगर आपको याद आ रहा होगा। कई न्यूमेरिकल में इस वैल्यू का हम यूज करते हैं। तो बस इस पूरे डाटा से बस मैं यह समझाना चाहता हूं बेटा कि हमको लगता है कि हमने बहुत सारा पदार्थ घोल दिया है, पर अगर मोलों की संख्या ज्ञात करोगे तो जल के मोलों की संख्या की तुलना में घोले गए पदार्थों की मोलों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम, ज्यादा नहीं घोल सकते, घुलेगा ही नहीं वो। अच्छा जी, वापस चलते हैं। तो यही चीज अब गैस में भी लागू होगा बेटा, यही चीज गैस में भी लागू होगा। क्या लागू होगा सर? कि 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में जल की मोलों की संख्या कितनी होती है सर? जल की मोलों की संख्या कितनी होती है? 55.5 मोल। और बेटा गैस को कितना भी पानी में घोल दो, गैस की मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि मेरे कहने का यह मतलब है कि गैस की मोलों की संख्या, गैस की घुले हुए गैस की मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या के सामने, गैस की मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या के सामने बहुत छोटा होता है बेटा। मैंने कहा जल के मोलों की संख्या की तुलना में गैस की मोलों की संख्या इतना छोटा होता है कि गैस की मोलों की संख्या के सामने से, माफ कीजिए, जल के मोलों की संख्या के सामने से गैस की मोलों की संख्या का आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ये ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसा होता है, पता है ये कैसा रहेगा? 0.0001 डिवाइडेड बाई 0.0001 माइनस 55.5। तो बेटा इसको देखो ना, ये इसके सामने बहुत छोटा है, ये इसके सामने छोटा है, तो इतने छोटे से इसको माइनस करोगे, इतने छोटे से इसको माफ कीजिए, प्लस साइन का चिन्ह है, हां प्लस साइन का चिन्ह था, यहां पर प्लस साइन का चिन्ह था, हां। तो बेटा ये बताओ 55.5 में इतने को अगर जोड़ोगे तब भी उतना ही रहेगा, लगभग तब भी उतना ही रहेगा। 55.5 में इसको जोड़ भी दोगे तब भी उत्तर उतना ही रहेगा, मतलब इसको आप सीधा एक काम करो ना बेटा, इसको ऐसे ही लिख दो, हटाओ। क्या मतलब इसको लिखने का? इसके सामने इसका योग करने का कोई फायदा नहीं है। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे पता है, सर यहां से हटा रहे हो तो यहां से क्यों नहीं हटाया? ऐसे बच्चे भी रहते हैं। अरे बेटा इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, बस इसके सामने से उसको अदृश्य बना दे रहा हूं, क्योंकि इसका वैल्यू को ऐड भी करोगे तभी 55.5 ही आएगा। मतलब हटाओ मत, ऐड कर दो, ऐड करोगे तभी 55.5 ही उत्तर आएगा लगभग। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ये इतना छोटा मान होता है कि इसके सामने वो दिखता नहीं है ठीक से। तो अगर वो दिखता नहीं है तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अब आपका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा बेटा, अब आपका फॉर्मूला ऐसा हो गया। याद रखना इसको मैं हटाया नहीं हूं, वरना कई बच्चे क्या बोलते हैं बेटा, अजब दिमाग लगाते हैं, यहां से हटाया तो वहां से भी हटाओ ना सर। मैं हटाया नहीं हूं, इसके सामने वो छोटा दिख रहा है, इतना छोटा कि उसको जोड़ूंगा तब भी NW ही आएगा, NG को NW जोड़ने पर भी NW ही आएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट जो है समझते हुए चलेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अब आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला NG प्लस NW से NW बस रह गया। NG कहां गया? NG को मैंने हटाया नहीं है,
एनजी एनडब्ल्यू में ऐड हुआ तब भी एनडब्ल्यू ही आएगा, या ज्यादा सरल भाषा में कहूं तो एनजी का मान इतना छोटा होता है कि एनडब्ल्यू के सामने वो दिखता नहीं है। तो अब आपके सामने एक फॉर्मूला और आ गया। ये सब फॉर्मूला बता रहा हूं, पुस्तक में फॉर्मूला दिया रहता है, पर फॉर्मूला आता कैसे है ये भी तो समझना पड़ेगा, तब तो न्यूमेरिकल बनाओगे, तब तो न्यूमेरिकल बनाओगे, तब तो न्यूमेरिकल बनाओगे। फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी तो पता होना चाहिए बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये बताओ एन क्या होता है? एन क्या होता है? एन मतलब होता है मोलों की संख्या। एन क्या होता है? एन का मतलब होता है मोलों की संख्या। और बेटा आपको पता है, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? आपको पता है मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। बेटा मोलों की संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा अगर मैं गैस का मोल निकालूं तो कैसे निकालूंगा बेटा? गैस का मोल कैसे निकालूंगा? तो कैसे निकालूंगा? गैस का वेट अपॉन गैस का मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने इसके स्थान पर क्या लिख दिया? गैस का भार, गैस का अणु भार। बाकी ऊपर क्या बचा है बेटा? KH बचा है सर, और नीचे क्या बचा है बेटा? NW बचा है इक्वल टू P। लो एक फॉर्मूला और आ गया, तो बेटा हेनरी का जब न्यूमेरिकल बनाओगे, हेनरी के नियम का जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो टोटल ये 3 फॉर्मूला यूज करना है। हेनरी का जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आपको टोटल ये 3 फॉर्मूला यूज करना है, एक ये और एक ये। हालांकि ये सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस 3 फॉर्मूला से है। आप लोगों को सिर्फ इस 3 फॉर्मूला से मतलब रखना है बेटा, सिर्फ इस 3 फॉर्मूला से। और आपका न्यूमेरिकल जो है बेटा, स्क्रीन कट तो नहीं रहा है ना? मुझे कटा हुआ दिख रहा है। हाँ नहीं ठीक है, दिख रहा है। हाँ तो ये 3 फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है। अब आप कहेंगे सर 3 फॉर्मूला है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? है जी 3 फॉर्मूला है सर, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बहुत सरल है बेटा पहचानना। कैसे? अगर किसी प्रश्न में मोल अंश पूछेगा या दिया है तो यह फॉर्मूला। अगर किसी प्रश्न में मोलों की संख्या दी हुई है या पूछेगा तो यह फॉर्मूला। और अगर किसी प्रश्न में द्रव्यमान दिया है या पूछेगा तो यह फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बहुत सरल है पहचानना। अगर मोल अंश पूछेगा तो यह फॉर्मूला, मोल पूछेगा तो यह फॉर्मूला, और द्रव्यमान पूछेगा तो यह फॉर्मूला। तो अब चलिए, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से न्यूमेरिकल नहीं बनता। अभी आपको इस फॉर्मूला के पीछे के बहुत सारी बातें बताऊंगा। पहले इसको देखिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर सीधे आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ बेटा, P यहां प्रेशर है। निक्की शर्मा जी, P यहां पर प्रेशर है बेटा। KH हेनरी स्थिरांक है बेटा। कोशिश कीजिए चैटिंग बॉक्स में आप ज्यादा बातें ना करें, पढ़ने आए हो बेटा। आप लोगों ने जो ड्रॉपर बैच लिया है ना, आपको इसके महत्व को समझना पड़ेगा। हाँ, क्या आप पूछ रहे हो ज्ञान गुप्ता जी? सर जी मेरा क्या पूछ रहे हो? नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है सर जी, क्या करें नोट्स बनाने के लिए? PDF दीजिएगा सर। हाँ बेटा, हर दिन जो पढ़ा रहे हैं तो PDF के फॉर्म में आपको मिल ही रहा होगा, नोट्स भी आपको PDF के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। क्या आप पूछ रहे हो बेटा? मिस्टर राजू जी पूछ रहे हैं WM का क्या मतलब होता है? WM कहां लिखा हूं बेटा? WM तो कहीं लिखा ही नहीं हूं मैं। W मतलब भार, M मतलब अणु भार। हाँ पिंटू जी, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, पहले पूरा फॉर्मूला को समझ लेते हैं, पहले पूरे फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मैं बताऊंगा एग्जांपल बताऊंगा बेटा, पर अभी फॉर्मूला हुआ नहीं है कंप्लीट। अभी न्यूमेरिकल बनाना इतना आसान नहीं होता, अभी पहले हम इस फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
हम्म, हाँ खुशी बेटा करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूं। ठीक है, पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं। अनूप कुमार जी बोल रहे हैं सर मोलालिटी नहीं पढ़ाओगे क्या? पढ़ाएंगे ना बेटा, मोलालिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी सब पढ़ेंगे अभी आगे। नोट्स कैसे बनाएं, चलो ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। कि नोट्स कैसे बनाना है। कुछ बच्चे थोड़ा सा नोट्स को लेके परेशान हो रहे हैं। सुनो बेटा, नोट्स कैसे आपको बनाना है। अगर आप कक्षा 11वीं में होते तो नोट्स बनाने का तरीका अलग होता, 12वीं में नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। पर अभी आप ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर बच्चों के लिए नोट्स बनाने का तरीका एकदम अलग होता है। आपके लिए सबसे अच्छा नोट्स यही है जो यहां पर लिख के दे रहा हूं मैं। सबसे अच्छा नोट्स यही है, ना पुस्तक, ना मॉड्यूल, ना कुछ नहीं। क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते कई ऐसी चीजें बताऊंगा या लिखने का तरीका मेरा अलग होगा। तो नीट के बच्चे जो होते हैं, आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप सबसे पहले कैसे करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, ये जो अभी करवाया जा रहा है कोशिश करो इसको साथ साथ लिखते चलो। क्योंकि याद रखना, ड्रॉपर्स के लिए नोट्स अलग होता है बेटा। उनको पूरा पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना, उतना टाइम नहीं है आपके पास। उतना टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है। तो आप क्या करना, नोट्स कैसे बनाओगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा। ड्रॉपर्स के लिए नोट्स कैसे बनता है, आपको यहां आपको क्लास में मैं जो लिख के दे रहा हूं, क्लास पीडीएफ, क्लास का जो पीडीएफ आपके सामने आ रहा है, या फिर क्लास का जो पीपीटी आपके सामने आ रहा है, कहूंगा ये जो पीपीटी आपके सामने आ रही है यही आपका मेन नोट्स बनेगा बेटा। तो मैं जो कुछ भी लिखता हूं, मैं यहां पर पीपीटी में जो कुछ भी लिखूंगा, इसी को आप अपने नोट्स में लिखते जाएंगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान समझो, थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ेगा बेटा। तो ये देखो, ये मैंने अभी अपने क्लास में पढ़ाया, अब इसी को आप अपने नोट्स में उतारोगे, और अगर आपको समय मिलता है पुस्तक पढ़ने का, तो आप क्या करोगे, कोई भी टॉपिक जो मैंने यहां पर लिखा है, अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी पुस्तक में मिलता है, तो उसी के बगल में बेटा ऐसे एरो बना के उसको लिख लो। अगर आपको लगता है कि मैंने यहां क्लास में कोई चीज बताया है और आपको कहीं और से, पुस्तक से या और किसी कंटेंट में से कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है, तो उसको बगल में लिख लो, तो आपका नोट्स और बेहतर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप क्लास 11th में होते या 12th में होते तो थोड़ा दिक्कत होता नोट्स बनाने में। नीट के बच्चों के लिए, प्योर जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, जो ड्रॉपर बच्चे, उनके लिए नोट्स तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। जो जैसा यहां लिख के दे रहा हूं मैं, जैसा मैं यहां लिख के दे रहा हूं, यही आपका मेन नोट्स बनेगा। क्योंकि आगे चल के मैं आपको, ध्यान देना, ये जो डेरिवेशन मैंने किया है ये तो आपकी पुस्तक में दिया है, पर अब इन फॉर्मूला के पीछे कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं बताऊंगा, जो नीट के लिए जरूरी है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जरूरी है। वो आपको पुस्तक में अलग से व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो पुस्तक में कहां ढूंढते रहोगे, अब आपको पुस्तक का उपयोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के लिए करना है, बाकी थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको। एकदम निश्चित रहिए, आप एक एक थ्योरी यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो आपको पुस्तक से थ्योरी नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ने का मन करे भी तो एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, पर पुस्तक, कोई भी मोटी पुस्तक खरीदने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां जो लिख के दे रहा हूं यही मेन रहेगा बेटा, ठीक है। अब चलो, मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब मैं अभी इन फॉर्मूला के पीछे और बहुत सारी बातें मुझे बतानी है जो मैं आपको यहां दिखाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा क्या। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला था ये, दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा, एक मिनट, दूसरा फॉर्मूला है ये, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है ये, गैस का द्रव्यमान, गैस का आणविक द्रव्यमान, ठीक है।
अब चलो पहले एक बार मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं कि किस चीज को क्या बोलते हैं, हालांकि आपको लिख लिए होंगे फिर भी। एक्स जी क्या है बेटा? एक्स जी है मोल अंश। क्या बोलते हैं इसको? मोल अंश बोलते हैं, मोल अंश। या फिर इसी को विलेयता भी कहेंगे, विलेयता भी कहेंगे। ठीक है। के एच क्या है बेटा? के एच था हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियतांक। पी क्या है? पी जो होता है इसको आप सिर्फ दाब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आंशिक दाब भी यूज करते हैं बेटा। आंशिक दाब, इसको आंशिक दाब भी कहते हैं, आंशिक दाब भी कहते हैं। एनजी क्या है? एनजी का मतलब होता है गैस के मोल, गैस के मोल। यह क्या है बेटा? इसका मतलब होता है जल के मोल, जल के मोल जो कि होता है 55.5 फॉर 1 लीटर। ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रश्न में साफ साफ लिखा रहेगा 1 लीटर जल, 1 लीटर जल। तो अगर किसी प्रश्न में 1 लीटर जल लिखा है तो NW का मान 55.5 ही लेंगे। लेकिन अगर किसी प्रश्न में यह लिखा है आधा लीटर जल या 500 ml जल, अगर 500 ml जल दिया है तो इसको भी आधा कर देंगे, इसको भी 55.5 का आधा लेंगे, फिर 55.5 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान देना, प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ आएगा 1 लीटर जल। तो जब 1 लीटर जल लिखा हुआ आएगा तभी 55.5 लेंगे। और अगर 1 लीटर से कम हुआ, मतलब कि आधा हुआ, आधा, मैंने देखा है कि एनसीईआरटी के कई प्रश्न में 500 ml जल लिखा है, तो 500 ml जल लिखा रहेगा तो 55.5 का आधा कर देंगे। यही छोटी छोटी बातें जो आपको बताना चाहता हूं बेटा। और देखो ये क्या है? ये क्या है? तो ये है बेटा गैस का द्रव्यमान। ये क्या है बेटा? ये है गैस का, ये है बेटा गैस का अणु भार या आणविक भार या मोलर मास, मोलर भार भी बोलते हैं इसको, मोलर भार। ये तो हो गया कुछ छोटी मोटी बातें जो मुझे बताना था। अब सुनो, अब क्या बता रहा हूं, अब सुनो, अब क्या बता रहा हूं। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं इकाई की, अब बात करते हैं इकाई की। तो बेटा ध्यान देना, आपका फॉर्मूला क्या है? एक्स जी के एच इक्वल टू पी, और एक्स जी क्या है बेटा? मोल अंश होता है। एक्स जी मोल अंश, और मोल अंश का कोई अंश है, ये अंश प्रभाज की इकाई नहीं होती, मोल अंश की इकाई नहीं होती, नहीं होती। कभी कभी किसी प्रश्न में ना मोल शब्द लिखा होता है, मोल प्रभाज का इकाई मोल, मोल प्रभाज का इकाई मोल। तो कई बार देखा है मैंने, कई प्रश्नों में मोल अंश का इकाई दिया रहता है मोल, पर ज्यादा अच्छा है आप सेफ मोड में चलिए। अंश है, ये अंश यानी कि प्रभाज है, और प्रभाज का इकाई नहीं होता। तो अब उसका अगर इकाई नहीं होता, अगर एक्स जी का इकाई नहीं होता, तो फिर क्या बचेगा? क्या बचेगा? बचेगा बेटा के एच और पी। अब के एच और पी आमने सामने आ गए, अब के एच और पी आमने सामने आ गए, इसका मतलब क्या है? अभी तक मैंने आपको सिर्फ यह बताया था, अभी तक मैंने आपको सिर्फ यह बताया था कि प्रेशर, माफ कीजिए, के एच हेनरी स्थिरांक है। मैंने अभी तक आपको यह बताया था कि के एच हेनरी स्थिरांक है, पर प्रश्न यह उठता है कि हेनरी स्थिरांक की इकाई क्या होगी सर? हेनरी स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो हेनरी स्थिरांक अब पी के सामने आ गया, तो बेटा पी की जो इकाई होगी, पी की जो इकाई होगी वही इकाई के एच की भी होगी। अब पी की जो इकाई होगी वही जो पी की इकाई है वो भी के एच की इकाई होगी। यानी कि इकाई के मामले में के इसका इकाई, बेटा प्रेशर का इकाई होता क्या होता? बताओ जरा, प्रेशर का इकाई क्या क्या होता है? जल्दी बताओ, प्रेशर का इकाई क्या क्या होता है? पढ़ के आया हो ना 11वीं 12वीं, थोड़ा सा तो पूछ सकता हूं ना मैं आपसे बेटा।
निक्की शर्मा आप क्या लिखे हो बेटा, आप क्या लिखे हो समझ नहीं पा रहा। सीरत एक्स, उसका मतलब क्या होता है? सर दाब के बगल में क्या लिखे हैं? आंशिक दाब, आंशिक दाब। हाँ बेटा, वो आंशिक लिखा है, साफ साफ लिख देता हूं। वो लिखा था मतलब कभी कभी प्रश्न में दाब के स्थान पर आंशिक दाब भी लिखा था, ये बता रहा हूं मैं आपको। काजल मेहता जी, लगता है थोड़ा फिजिक्स ज्यादा पढ़ते हैं आप। काजल मेहता जी, मुझे लग रहा है फिजिक्स थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। अनूप, अंजलि, ये लोग भी थोड़ा फिजिक्स ज्यादा पढ़ लिए हैं लग रहा है, केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। बेटा केमिस्ट्री में दाब की इकाई, केमिस्ट्री में दाब की इकाई क्या क्या होती पता है? एटीएम, एटीएम, एमएम, एटीएम, एमएम और पास्कल, ये तीन चीज यूज होता है केमिस्ट्री में। प्रेशर की इकाई तीन होती है, एटीएम, एमएम, पास्कल। और मैं आपको बता दूं कहीं पर भी अगर बार लिखा होगा, बार, तो एमएम एटीएम को ही बार बोलते हैं बेटा, एटीएम को ही बार बोलते हैं। अगर कहीं पर टॉर लिखा होगा, टॉर, तो एमएम को ही टॉर बोलते हैं बेटा। कहीं पर भी अगर टॉर लिखा है तो एमएम को ही टॉर बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में प्रेशर को बस इतने ही रूप में देखते हैं, केमिस्ट्री में प्रेशर को सिर्फ इतने ही रूप में देखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जाता। हां, अब ध्यान देने वाली बात, तो बेटा अब के एच और पी आमने सामने हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि वे सारी इकाई जो पी की होगी वही के की भी होगी। तो के और पी की इकाई सेम होती है, यानी कि आंशिक दाब और हेनरी स्थिरांक दोनों की इकाई सेम होगी, दोनों की इकाई सेम होगी। तो ध्यान देंगे, क्या बोला बेटा मैंने? के एच और पी की इकाई एक समान होगी, दोनों का एक जैसा इकाई होगा, दोनों के एक जैसा। लेकिन अब परेशानी क्या है? कभी कभी किसी प्रश्न में के एच और पी का इकाई सेम नहीं दिया रहता, तो सेम करना पड़ेगा। कभी कभी किसी प्रश्न में के एच और पी का इकाई सेम नहीं रहता, तो उसको सेम करना पड़ेगा। अब कैसे सेम करोगे सर, कैसे सेम करोगे? तो बेटा क्या आपको पता है कि अगर एमएम दिया है, एमएम, तो उसको आप एटीएम में चेंज कैसे करते हो? जल्दी बताओ, एमएम को एटीएम में चेंज कैसे करते हैं? कौन बताएगा एमएम को एटीएम में चेंज कैसे करते हैं बेटा? बताओ बेटा। देखो बेटा, एक बात और आपको समझना पड़ेगा कि जो चीजें टीचर अपने मुंह से बोलता है उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि अब जैसे एक बच्चा पूछा, सर एक्स जी के नीचे क्या लिखे हो? एक बच्चा पूछ रहा है एक्स जी के नीचे क्या लिखे हो। इसके पहले वाले पन्ने पर एक्स जी को मोल अंश बोलते हैं, ये मैं कई बार बताया था। हो सकता है वहां पर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, इससे अच्छे हैंडराइटिंग में मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं लिख पाऊंगा। पर फिर भी एक बच्चा पूछ रहा, सर यहां पर एक्स जी क्या है? तो अभी जैसे मैंने बेटा कई बार इस शब्द का प्रयोग किया, कई बार मैंने
बताया कि एक्स जी मतलब मोल अंश होता है, एक्स जी मतलब मोल अंश होता है, तो वो तो आपको याद हो जाना चाहिए ना, वो तो आपको सीधा याद हो जाना चाहिए एक्स जी मोल अंश है। तो कई बार टीचर कुछ गलत भी लिख देना तो आपको पकड़ना पड़ेगा, सर आपने गलत लिखा है। तो इस स्तर का कान आंख खोल के रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा मत लेना। ठीक है, हो सकता है आप नहीं सुन पाए होंगे। मोल अंश लिखा है, यहां पर विलीयता लिखा है, ठीक है। हाँ चलो, तो मैं क्या बता रहा था बेटा, मैं क्या बता रहा था यहां पर कि, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि दोनों का एक जैसा होना चाहिए। अब कैसे, एमएम को एटीएम कैसे बनाते हैं, तो बेटा एमएम को एटीएम कैसे बनाते हैं पता है? एमएम को अगर एटीएम बनाना हुआ तो एमएम के साथ 760 डिवाइड कर दो तो एटीएम बन जाएगा। एमएम को एटीएम अगर बनाना हुआ, अब कब बनाना होगा वो भी बताऊंगा। एमएम को अगर एटीएम बनाना हुआ तो 760 डिवाइड कर देना बेटा। और अगर आपको एटीएम को पास्कल बनाना हुआ, एटीएम को पास्कल बनाना हुआ तो एटीएम के साथ 10 टू द पावर 7 का 10 टू पावर 5 का 10 टू पावर 5 का गुणा कर देंगे बेटा। 10 टू द पावर 5 का गुणा करेंगे तो पास्कल बन जाएगा। तो एटीएम को पास्कल बनाने के लिए 10 टू पावर 5 का गुणा करते हैं। ये इसको कन्वर्ट करें, सिंपल एक तरीका होता है, ठीक है। हाँ वही होता है बेटा, हाँ ठीक तो है। अब और आगे बढ़ता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद सुनो, और कुछ बातें सुनो। अगर किसी प्रश्न में बोलेगा कि मिलीमोल निकालो, अगर किसी प्रश्न में बोलेगा मोल ज्ञात करो, मोल, तो बेटा अगर आपको मोल ज्ञात करना है मतलब एनजी निकालना है, मोल ज्ञात करना है मतलब एनजी निकालना है। लेकिन अगर कोई बोलेगा मिलीमोल ज्ञात करो, मिलीमोल, तो क्या करोगे बेटा, पहले मोल निकाल लेना गैस का, पहले गैस का मोल निकाल लेना, फिर उसके बाद उसको 1000 से गुणा करोगे ना तो मिलीमोल बन जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल में जो लॉजिक अप्लाई होता है उसको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्मूला में बता रहा हूं बेटा, ताकि न्यूमेरिकल बनाते वक्त दिक्कत ना हो। तो जब भी कोई बोलेगा ना मिलीमोल ज्ञात करो, तो जब भी कोई बोलता है मिलीमोल ज्ञात करो तो समझ जाना बेटा आपको एनजी पहले निकालना है, यानी कि पहले आपको मोलों की संख्या निकालनी है, फिर उसको 1000 से गुणा कर देना तो बेटा वो मिलीमोल बन जाएगा, तो फिर वो मिलीमोल बन जाएगा। ठीक। अब ये जो इकाई परिवर्तन मैंने आपको बताया वो क्यों बताया, मैं आपको दिखाता हूं। इकाई परिवर्तन मैंने आपको क्यों बताया, यहां सुनो। मान लो एक प्रश्न आया, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं बेटा, मैं अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। यहां देखना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि अगर CO2 गैस का दाब 2 atm है, CO2 गैस का दाब 2 atm है, तब CO2 का जल में विलीयता ज्ञात करो, विलीयता ज्ञात करो यदि हेनरी स्थिरांक का मान 2.5 mm है। तो अब बताओ बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है विलीयता ज्ञात करो। तो बेटा विलीयता किसको बोलते हैं, मोल अंश को बोलते हैं। विलीयता किसको बोलते हैं, मोल अंश को बोलते हैं। अब आपका फॉर्मूला क्या है सर, अब आपका यहां पर फॉर्मूला क्या है बेटा, तो फॉर्मूला है ये देखो। तो जब मैंने आपको बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में विलीयता निकालने बोलेगा यानी कि मोल अंश निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे। तो बेटा अब यहां से मोल अंश निकालना है तो अब ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बताओ प्रेशर का मान कितना दिया है, प्रेशर का मान दिया है सर, प्रेशर का मान दिया है 2 atm,
और के एच का मान क्या दिया है सर? के एच का मान दिया है 2.5 mm पर मैंने बोला था कि इन दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है बेटा, तो mm को एटीएम बनाएंगे। को एटीएम बनाएंगे तो अभी आपको मैंने सिखाया है, अभी मैंने आपको सिखाया है कि mm को एटीएम कैसे बनाते हैं। तो बेटा mm को एटीएम कैसे बनाएंगे? तो 2.5 को अगर तुम 760 से डिवाइड कर दोगे तो mm एटीएम बन जाता है बेटा, है ना। अब एटीएम कट जाएगा, बस इसको हल करेंगे, उत्तर हमारे सामने होगा। बस इसको हल करेंगे तो उत्तर जो है हमारे सामने होगा। और इस तरह से आपको इसको हल करना है बेटा, इस तरह से आपको इसको हल करना होगा, है ना। तो अभी जो मैंने यूनिट कन्वर्जन बताया, इसीलिए बताया था कि आपको यह पता होना चाहिए कि के एच और पी का मान इकाई एक जैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, देखते जाओ और एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लो एक प्रश्न में यह आ गया कि एक एटीएम पर देखते जाओ बेटा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक एटीएम पर 0.5 मोल CO2 गैस 500 ml जल में घुल गया। तो चलिए KH का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे बेटा? अब बताओ, इस क्वेश्चन में मोल दिया है, तो मैंने क्या बोला था, जब मोल दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, मैंने ऐसा आपको बताया था। अब चलो ये बताओ गैस की मोलों की संख्या, CO2 की मोलों की संख्या क्या दिया है बेटा? 0.5। KH का मान कितना लूंगा? अच्छा, KH का मान तो निकालना है। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दिया है बेटा 1 atm। अब NW क्या लूंगा? तो क्वेश्चन में 500 ml जल लिखा है। अगर 1 लीटर जल लिखा होता तो फिर NW का मान 55.5 लेता, पर ये 1 लीटर नहीं है, 500 ml है, यानी 1 लीटर का आधा। तो बेटा ये भी आधा हो जाएगा। अब बस इसको हल करना है, हल करते ही केज का मान निकल जाएगा। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि जो फॉर्मूला के पीछे जो लॉजिक होते हैं उनको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला के पीछे जो लॉजिक होते हैं उसको समझना। अब इसको हल बस करना है बेटा। आंसर आप अब इसको गुणा भाग करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब चलो एक दो बच्चे कमेंट कर दो, सर गुणा भाग करने नहीं आता, इसको एक बार हल कर दो। तो कोई कमेंट करेगा तभी इसको हल करूंगा, बाकी सिर्फ सिंपल गुणा भाग ही करना है। पहले आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न है बेटा, एक और प्रश्न है, यहां देखो। एक प्रश्न यह पूछ रहा है कि 5 ग्राम CO2 को 1 लीटर जल में घोलने के लिए कितने दाब की जरूरत होगी यदि KH का मान 1.5 mm है, 1.5 mm है। तो चलो बेटा हल करते हैं। इस बार देखो गैस का 5 ग्राम दिया है। 5 ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है, 5 ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है। तो बेटा जब मैंने बताया था, जब द्रव्यमान दिया रहता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। गैस का द्रव्यमान, गैस का अणु भार KH NW इक्वल टू P। अच्छा जी, कितना गैस घोले हो? 5 ग्राम गैस घोले हो। 5 ग्राम गैस घोले हो। कौन सा गैस है बेटा? CO2। और CO2 का अणु भार कितना होता है? CO2 का अणु भार कितना होता है निकालने आता है ना, 44 ग्राम। CO2 का अणु भार कितना होता है बेटा? है जी, CO2 का अणु भार कितना होता है? 44 ग्राम। 44 ग्राम। KH का मान दिया है बेटा 1.5 mm।
NW बेटा 1 लीटर जल लिखा है तो NW कितना होगा 55.5 होगा और प्रेशर आपको निकालना है। तो लीजिए बस इसको हल करते उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अब मुझे पता कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर ये mm दिया है इसको ATM में चेंज करना है क्या? नहीं। mm को ATM में चेंज करना है क्या? नहीं। अच्छा आपको यह पता है चेंज कब करना होता है? यह mm को ATM में चेंज नहीं करना है, रहने दो, अब आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ATM में चेंज कर सकते हो, गलत नहीं है वो, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बताओ, आपको पता है ना कि चेंज कब करते हैं, इकाई परिवर्तन कब करते हैं, ये पता है कि नहीं? बस हल करेंगे बेटा, प्रेशर आपके हाथ में होगा। अब इन प्रश्नों में क्या डाउट है पहले ये बताओ, फिर मैं आगे और बताता हूं। देखिए फॉर्मूला कैसे चुनते हैं मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या डाउट है पहले पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? अब इसमें आपको क्या डाउट है पहले पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए। अनुज जी ने सही आंसर दिया है। अनामिका जी आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा, मैं देख पा रहा हूं आपके मैसेज को, आपके मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। फिर भी मुझे मालूम था ये बच्चे बोलेंगे ही, बच्चे बोलेंगे ही कि सर अभी क्वेश्चंस जब करते जाएंगे विपिन जी, जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो अपने आप आपको ना ये चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी, आप चिंता ना करें। कैलकुलेशन डाउट नहीं होता बेटा। एक बच्चा बोला सर कैलकुलेशन में डाउट रहता है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा इकाई परिवर्तन कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं। अगर मान लो किसी फॉर्मूला में, ये देखो बेटा, अगर किसी फॉर्मूला में यहां तापमान दिया है, तापमान, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, इकाई परिवर्तन कब करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर इकाई परिवर्तन कब करते हैं। मान लो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, अब इस फॉर्मूला में 2 बार तापमान दिया है, 2 बार तापमान दिया है, तो अगर इसका वैल्यू, इसका मान, अगर मान लो बेटा इसका मान दिया हो और एक और तापमान का मान दिया हो, थोड़ा सा सहयोग करेंगे। देखिए अगर कोई बच्चा एकदम बेसिक चीजों के लिए फंस रहा है तो जितना मैं बता पा रहा हूं मैं बताऊंगा ही बेटा। जो जिन बच्चों से बन जाता है ना वो थोड़ा कोऑपरेट करना। अब एकदम बच्चों जैसा बेसिक नहीं बताया जा सकता एकदम, क्योंकि आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम 12वीं पढ़ के आए हैं, आप एकदम हाथ खड़ा मत करना बेटा। फिर भी मैं जो संभव है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? अगर किसी फॉर्मूला में तापमान 2 बार दिया है, तापमान 2 बार दिया है और दोनों में उसका मान दिया है, दोनों में उसका मान दिया है, तो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, तभी उसको आप कैंसिल कर पाओगे, तभी उसको कैंसिल कर पाओगे। और अगर सेम नहीं है तो इकाई परिवर्तन लगेगा। सेम होना चाहिए और सेम नहीं है तो इकाई परिवर्तन लगेगा। मतलब यहां पर तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में है और वहां पर तापमान केल्विन में है तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तो आपको इकाई परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि बेटा तापमान 2 बार है,
तापमान 2 बार है और 1 का मान दिया है और यहां पर तापमान का मान नहीं दिया है, नहीं दिया हो, नहीं दिया है मतलब, नहीं दिया है मतलब वो पूछ रहा है। जब भी तापमान नहीं दिया है मतलब तापमान निकालने बोल रहा है, तापमान निकालना हो तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस इकाई में है, क्योंकि बेटा जिस इकाई में होगा इसका आंसर उसी इकाई में आएगा। अब आपको इसको परिवर्तन नहीं करना है, अब इसका मान जैसा दिया होगा उसी में उसको रख देना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना। क्योंकि अगर मान लो ये डिग्री सेल्सियस में है तो आंसर वहां डिग्री सेल्सियस में आएगा, अगर ये केल्विन में है तो वहां आंसर केल्विन में आएगा। तो जब दो बार तापमान दिया होता तो फिर दोनों को सेम रखना जरूरी था, दोनों को सेम रखना जरूरी था। लेकिन अगर एक का तापमान दिया है और दूसरे को निकालना है तो उस कंडीशन में इकाई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। मैं दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे इस प्रश्न में आओ ना बेटा, इस प्रश्न में आओ, इधर देखो, इस प्रश्न में देखो KH, एक मिनट ना, इस वाले प्रश्न में देखो KH और P दोनों दिया है, KH और P दोनों दिया है, तो दोनों सेम इकाई में होनी चाहिए। तो इकाई दोनों सेम नहीं थी इसलिए इकाई परिवर्तन आपको करना पड़ा, इकाई सेम नहीं है इसलिए इकाई परिवर्तन करना पड़ा। पर यहां पर देखो, यहां पर आपको KH दिया है पर P नहीं दिया है, तो P नहीं दिया है तो इकाई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस इकाई में KH को रखोगे उसी इकाई में P भी निकल के सामने आ जाएगा। अगर ये mm में है तो mm में आएगा, ATM में है तो ATM में आएगा, तो यहां पर इकाई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखना, अगर ये दोनों दिया होता तो दोनों सेम होना चाहिए और सेम नहीं है तो इकाई परिवर्तन करेंगे, पर दोनों में से कोई एक चीज दिया है और एक चीज पूछ रहा है तो इकाई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक जैसा दिया है अगले का आंसर उसी रूप में आएगा। करेक्ट? तो ये इसका तरीका होता है बेटा। ठीक, तो चले फिर आज क्लास भी तय करते हैं। कल मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा बेटा, इस टॉपिक के एमसीक्यूज करवाऊंगा, तब पता चलेगा कि आज जितनी चीजें आपको बताई गई हैं वो कल के क्वेश्चन में काम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए कल क्लास में इस टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज क्लास भी तय करते बेटा, कल मिलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।